अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। चैप्टर 3 जैसा कि हमने लास्ट सेशन में ख़त्म कर लिया था। चैप्टर 4 ऑब्वियसली फिर हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है चैप्टर 4 कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। और 4 जो 0.0 है वो इंट्रोडक्शन है, तो 4.1 से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। लेकिन बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में मैं आज के लेक्चर में नहीं जा रहा, क्योंकि इसके पीछे जो लॉजिक है ना वो समझाना थोड़ा सा ज़रूरी इस सेंस में है कि चीज़ें हो क्या रही हैं वो समझ आए। बाकी ये कि ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आज की शायद जो चीज़ हम कर रहे हैं वो एग्जैक्ट आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ये है कि आपकी कनेक्टिविटी ज़रूर होगी। अगर आपका आज का लेक्चर समझ आता है तो आपको पता ये चलेगा कि हम किस तरह, क्योंकि हमने कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म को कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ की नज़र में देखते हुए आगे जाना है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें एक जो मेन चीज़ समझ आने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है, वो आप देख भी रहे होंगे कि इस ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ एक चीज़ मैंने डिफरेंट कलर से लिखी है, वो फुल ब्लैक से लिखी है, ठीक है ना, एपीरियोडिक सिग्नल्स। तो कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज शायद मैंने पहले भी कहा था उसके अंदर, लेकिन मैंने इतना स्ट्रेस नहीं किया था जितना मैं इस चैप्टर में स्ट्रेस करूंगा कि कॉन्टिन्यूस टाइम जो फोरियर सीरीज है उससे आप सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एपीरियोडिक सिग्नल आप कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज में अभी आपको शायद इस चैप्टर में ज़्यादा समझ आएगी कि उसके अंदर भी एक किस्म का फ्रीक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि कौन से फंडामेंटल का कितना किरदार है उस सिग्नल को बनाने में, ठीक है ना, क्योंकि आप फंडामेंटल के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो कोफिशिएंट एक किस्म का किरदार आ जाता है कि कितनी वेटेज है, और वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है भी या नहीं है। अगर उसका कोफिशिएंट बिल्कुल जीरो आ जाए तो इसका मतलब है उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का बिल्कुल रोल है ही नहीं, ठीक है। जिस तरह आप प्योर साइन वेव देखेंगे तो उसमें होती है एक फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ ई जे ओमेगा नॉट टी पर एक कोफिशिएंट आता है और ई माइनस जे ओमेगा नॉट टी पर एक कोफिशिएंट आता है, बाकी सारे कोफिशिएंट जीरो होते हैं, ठीक है। और ई जे ओमेगा नॉट और माइनस जे दोनों फंडामेंटल ओमेगा नॉट पे ही है, ठीक है। टू ओमेगा नॉट माइनस टू ओमेगा नॉट ये सेकंड हार्मोनिक होती है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो फोरियर सीरीज थी एक तरीके से ये फ्रीक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन देती है। फ्रीक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन फिर आप आगे जाके एडवांस पढ़ेंगे कि फिल्टर बनाने में और बाकी चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है, वो हमारे कोर्स का शायद स्कोप ना हो, लेकिन मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो फोरियर सीरीज पीरियोडिक सिग्नल की तो हो गई, तो ए पीरियोडिक सिग्नल के लिए क्या करें। ए पीरियोडिक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन कहाँ से लें कि इसके अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी होती भी है कि नहीं होती, और अगर होती है तो उसकी जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनकी क्या कंट्रीब्यूशन होती है, कौन सी फ्रीक्वेंसी की ए पीरियोडिक सिग्नल में कितनी कंट्रीब्यूशन होती है। तो बेसिकली फोरियर सीरीज तो आपको बता दी कि पीरियोडिक सिग्नल कि किस फ्रीक्वेंसी की कितनी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो उसके कोफिशिएंट्स की वजह से आपको पता चल जाता था, ठीक है ना। तो इसी को हम लेकर चलते हुए एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट बता दी कि अब कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म पे आए क्यों है। अच्छा, कि कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल का ए पीरियोडिक सिग्नल का आपको फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज पीरियोडिक सिग्नल के लिए, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म फिर इसका मतलब सिर्फ ए पीरियोडिक के लिए नहीं, ये बात नहीं है। कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ए पीरियोडिक पीरियोडिक दोनों के लिए होता है, ठीक है, वो हम बाद में जाकर देखेंगे। लेकिन कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल। और अच्छा, ये मैं बार बार कॉन्टिन्यूस टाइम कह रहा हूँ तो इसका मतलब इम्प्लाइड है कि अभी फिलहाल हम सिर्फ कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। डिस्क्रीट में भी एक्चुअली यही होता है। डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज सिर्फ डिस्क्रीट पीरियोडिक सिग्नल के लिए होती है, जबकि डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों ए पीरियोडिक और पीरियोडिक बट डिस्क्रीट टाइम। तो डिस्क्रीट टाइम और कॉन्टिन्यूस टाइम जो फोरियर सीरीज होती हैं वो ए पीरियोडिक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा चैप्टर 4 कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म और चैप्टर 5 डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो ये एक जहन में आ जाए कि ऐसा नहीं कि हम डिस्क्रीट टाइम का पढ़ ही नहीं रहे या होते ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली चैप्टर 3 में कुछ बातें थी जो कि डिलिबरेटली मैंने छोड़ दी थी, हालांकि उसमें कुछ ग्राफ्स थे, तो वो अभी यहाँ पर हमें काम आएंगे, ठीक है। और उसको हम आज मैटलैब की सिमुलेशन ज़्यादा है, थोड़ा सा हम प्लॉट करके क्योंकि दिखाना है मैंने और समझानी है चीज़ एक, ठीक है ना। तो बाकायदा डेरिवेशंस हम जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं वो नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन आज भी थोड़ा बहुत मैथमेटिकल पोर्शन रहेगा, वो आपको समझ आएगी क्यों है, ठीक है। तो हम अपने जो इसका स्टार्ट करते हैं बाकायदा। तो ये दो सिग्नल मैंने बनाए हैं, ठीक है, और इन दो सिग्नल में क्या फ़र्क है वो आपको देखना है। तो काफ़ी सिंपल रखने के लिए,
अच्छा, पहले तो ऊपर वाला सिग्नल पहचाने कि ये कहीं हम यूज़ कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, हमारे पास कहीं पर आया कि नहीं आया। तो आपको ये पता चलेगा कि ये चैप्टर 3 में फोरियर सीरीज हमने निकाली थी एक स्क्वायर वेव की, जनरल स्क्वायर वेव की, जिसमें हमने कहा था कि कोई टाइम पीरियड होगा ऑब्वियसली, ठीक है, और बीच में एक 1 की पल्स होगी -t1 से t1, और इसका हमने फोरियर सीरीज एनालिसिस किया था पूरा, ठीक है ना, उसका फार्मूला हमारे पास सब कुछ पड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा, जो ऊपर वाला सिग्नल है और नीचे वाला सिग्नल है, इसमें एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि ये -t1 और t1 ये सेम है, और ये वन एम्पलीट्यूड भी हमने सेम रखा हुआ है, जीरो के राउंड सिमेट्रिक है, वो भी जीरो के राउंड सिमेट्रिक है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में जो बेसिक फर्क है वो ये है कि दिस सिग्नल इज पीरियोडिक एंड द सिग्नल बिलो इज ए पीरियोडिक। तो हमें पता है कि इसकी फोरियर सीरीज इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट मिलेंगे हमें, और उससे हम फ्रीक्वेंसी का किसी तरह कैसे अंदाज़ा लगाएंगे अभी छोड़ दें उसको, लेकिन हमें मतलब मैं वैसे तो बता चुका हूँ एक्सपोनेंशियल जी मेगा नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, आपको पता चल जाता है, या 2j के साथ जो हो रहा है वो पता चल जाता है कि इस फ्रीक्वेंसी कितना कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अभी हम इसका तो ये कर सकते हैं, लेकिन इसकी फोरियर सीरीज हम नहीं निकाल सकते। तो अब जो मेन जो इस पूरे लेक्चर में डिस्कस होने लगी ना चीज़, वो ये डिस्कस होने लगी है चीज़, क्या हम पहली बात इस सिग्नल को इस सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है वो पीरियोडिक या ए पीरियोडिक है। वैसे तो लगता है कि अच्छा ए पीरियोडिक हो तो पीरियोडिक में कन्वर्ट हो सकता है, ये वाली साथ छापते जाओ, लेकिन वो काम है फिजिकल करने का। लेकिन मैथमेटिक्स में आप देखेंगे कि मैथमेटिकली हम इसको इसकी इक्वल कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं पता चलेगा, क्या कंडीशन लगाते हैं। दूसरी बात, तो अगर ये सिग्नल इसके सिग्नल के बराबर हम कर सकते हैं, किसी तरह ला सकते हैं हम, ठीक है, कोई मैनिपुलेशंस करते हैं इसमें और ये चीज़ इसके बराबर आ जाती है, तो वही मैनिपुलेशन करते हुए क्या इसकी जो फोरियर सीरीज है जो इसकी इंफॉर्मेशन दे रही है फ्रिक्वेंसी की, वो क्या इसकी इंफॉर्मेशन फ्रिक्वेंसी की देने लग जाएगी? जी, तकरीबन इसका आंसर वैसे यस है, और तकरीबन होता कुछ यही है कि आप करते क्या हैं कि इस सिग्नल को किसी तरीके से, वो समझ आएगी किस तरीके से, किसी तरीके से इसमें ले आते हैं, तो इसकी जो फोरियर सीरीज इंफॉर्मेशन है वो एक तरीके से इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बन जाता है, ठीक है ना। बट ये कॉन्सेप्ट इसमें ट्रांसलेट कैसे होता है उसको देखने के लिए हम इसकी फोरियर सीरीज जो हमने निकाली हुई है, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकाले हुए हैं, उन फोरियर सीरीज कोफिशिएंट को लेंगे, और हम जो है उससे लेकर जाते जाते देखेंगे हम क्या फैक्टर चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पहली बात ये पीरियोडिक सिग्नल ये से पीरियोडिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरी बात कि वाकई वो जो फॉर्म बनेगी एंड पर वो इस ए पीरियोडिक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन दे रही होगी या नहीं दे रही होगी। वो तो हम शायद बाद में बात करेंगे ए पीरियोडिक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन दे रही है कि नहीं दे रही है, वो टॉपिक शायद कल के लिए छोड़ दें, लेकिन ये आपको नज़र आ जाएगा कि ये सिग्नल कैसे इस सिग्नल में चेंज हो जाता है। सो ये हमारी पीरियोडिक वेव है, जिसका स्क्वायर वेव है, जिसके हम लोग ऑलरेडी फोरियर सीरीज निकाल चुके हैं, ठीक है। तो उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट वहीं से हम लेंगे। उसकी जो फाइनल फॉर्म ने फोरियर सीरीज कोफिशिएंट की लिखी थी, दैट वाज ए के इक्वल्स टू साइन के ओमेगा नॉट t1 by k pi for k is not equal to 0, एंड फॉर k इक्वल टू 0 वो a नॉट आ गया था डायरेक्ट, दैट वाज 2t1 by t। अच्छा, कुछ केसेस में आपको a नॉट अलहदा निकालना पड़ेगा और आप इस फार्मूले से नहीं निकाल सकेंगे। उसकी बड़ी सिंपल रीज़न यहाँ पर नज़र आ रही है कि अगर आप k 0 पुट करते हैं तो ये a नॉट क्या होगा, साइन 0 डिवाइडेड बाई 0, तो साइन 0 क्या था 0, तो ये 0/0 की फॉर्म आएगी, ठीक है ना। तो आप ये 2t1/t निकाल तो सकेंगे अगर आपको उसके डिफरेंट रूल्स पता है, लॉपिटल रूल होगा या कोई भी और लिमिट वाला रूल होगा, लेकिन स्टिल जो है वो आप अगर, क्योंकि आप डायरेक्ट भी फार्मूले से भी ए नॉट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट ही निकाल लें तो ये फ़ायदेमंद बात होगी, ठीक है ना, बजाय इसके कि आप इसमें पढ़ेंगे ए के का जनरल फार्मूला निकले और उसके बाद के इक्वल टू 0 पुट करें, उसके लिए वेट ना करें, आप ए नॉट का के इक्वल टू 0 ए नॉट ए के फार्मूले में डालें इंटीग्रेशन वाले में, और उससे बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ टी आप कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये भी पॉइंट हो गया यहाँ पर। बहरहाल ये तो थी जो के पाई नीचे आया था, ये फॉर्म थी कि जब हमने यहाँ पर ओमेगा नॉट कैपिटल टी था और यहाँ पर 2 था ऊपर, तो वो 2 पाई में कन्वर्ट हुआ था और सारे ये काम हुए थे, ठीक है ना। हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म पे आते हैं ज़रा, ओमेगा नॉट कैपिटल टी और 2, तो ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी, ठीक है। के ओमेगा नॉट 2 साइन के ओमेगा नॉट t1 डिवाइड बाई के ओमेगा नॉट टी, वेयर t1 इज दिस थिंग एंड टी ऑब्वियसली वो टाइम पीरियड है पूरी इस वेव का, जो टी -t/2 से t/2 या कोई भी आप साइकिल ले सकते हैं, 0 से कैपिटल टी इसका मतलब है ये यहाँ पर होगा, -t इस वेव के दरमियान में होगा, ठीक है ना। अच्छा,
और ए नॉट आपके पास आ गया 2t1/t। ये भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2t1/t। इसका मतलब है कि t1 पे क्लियरली डिपेंड करेगा ए नॉट, और ऑब्वियसली ये केस सारे t1 पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ वहाँ पर रह गई थी, मैंने ये तो किया था, मैंने कहा था कि आप k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a1 का एक एम्पलीट्यूड निकलेगा जो 0.33 समथिंग निकल रहा था, ठीक है ना। और मैंने कहा था फिर आप देखने के लिए आप k के रिस्पेक्ट से प्लॉट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर आज के लेक्चर में इसको प्रॉपरली k के साथ प्लॉट करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आप ये करें कि k की वैल्यूज़ 0, 1, 2 सारी पुट करें, -1, -2 सब पुट करें, और इसके करस्पॉन्डिंग a0, a1, a2, a-1, a-2 जितने भी इन्फिनिट हो सकते हैं। हम लेट से 20 प्लस के निकाल लेते हैं, -20 इसके निकाल लेते हैं, और 0 वाला एक अलग से निकाल लेते हैं। और इनको करें क्या, ऑब्वियसली जब आप k पुट करते जाएंगे, k1, k2, k3 ये पुट करते जाएंगे, -1, -2, तो कोई एक एक कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ निकली आ जाएंगी रियल, ठीक है ना। अगर आपको वो लेक्चर एक्चुअली याद हो तो उसके अंदर तो a1 मैंने निकाली भी थी, 0.33 समथिंग आ रही थी, ठीक है ना। अच्छा, अब हम करें क्या कि ये जो हमने काम किया ना के और एक केस निकालने हैं, इसको हम प्लॉट कर दें। ए केस को विद रिस्पेक्ट टू के प्लॉट कर दें। ए नॉट 1 आता है, ठीक है ना, 1 तो नहीं आता, खैर ये डिपेंड करता है t1 की वैल्यू पर और t की वैल्यू पर भी, लेकिन फ़िलहाल चले हम कह लेते हैं 0.5 आ रहा था, और मैंने एक्चुअली t1 रखा था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 0.5 रखा था, और t मैंने 4t1 रखा था, जिसकी वजह से मेरे पास ये सारे ए नॉट और a1 की वैल्यूज़ आ रही थी। बहरहाल आपके जो भी सिचुएशन निकले उसके हिसाब से आप वैल्यूज़ पुट करके t1 की और t की और एक के की पुट करके तो a1, a-1 ये प्लॉट कर लें, ये सारा का सारा फंक्शन प्लॉट कर लें। ये मैं मैटलैब पे प्लॉट करूँगा, ठीक है ना। तो मैटलैब पे मैं स्पेसिफिक किस चीज़ को प्लॉटिंग करने लगा हूँ वो ज़रा यहाँ पर देख लें, उसके बाद हम मैटलैब पे प्लॉट करते हैं ये काम, के की सीरीज़, ए के की सीरीज़ विद रिस्पेक्ट टू के प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले t1 को मैंने तो 0.5 रखा हुआ है अपनी सिमुलेशन में, क्योंकि ये प्लॉट करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। टी आप इसी एग्जाम्पल में जाएंगे थर्ड चैप्टर में, तो बुक ने 3 प्लॉट्स पुट किए हूँ के और ए के। वो एक्चुअली के टू ए के नहीं है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा कि वो एक्चुअल प्लॉट बुक में किस चीज़ के हैं, के और यहाँ पर ए के की कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन 3 प्लॉट किए हुए हैं के ए के साथ। पहला जो प्लॉट है वो टी इक्वल टू 41 का, टी इक्वल टू 81 का सेकंड है, और थर्ड है टी इक्वल टू 16t1। और उन्होंने t1 कुछ फिक्स नहीं लिया, लेकिन प्लॉट के अंदर उन्होंने कहा कि पैटर्न जो है ना, जैसे जैसे टी चेंज होता है और t1 फिक्स रखता है, तो वो पैटर्न उन्होंने देखने की कोशिश की कि वो क्या है, ठीक हो गया। अच्छा, हम भी ये तीनों प्लॉट बनाएंगे, लेकिन हमारे केस में t1 0.5 होगा। आप t1 डिफाइन नहीं करेंगे, आप सिमुलेशन चला नहीं सकते, आपके लिए मसला ये है। उन्होंने तो एक पैटर्न दिखाना था, तो उन्होंने t1 को फिक्स रख के कहा कि कोई भी t1 फिक्स्ड है, और t की कुछ वैल्यूज हैं तो उन्होंने आर्बिट्रेरी दिखाई, उन्होंने नाम नहीं दिए कि लेवल्स के नाम क्या है, कि 0.5 ही है, 0.3, तो मैंने 0.5 t1 रख कर और t जो है वो 4 t1 रख के मैंने कैलकुलेट करके दिखाई थी आपको, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हमारे पास ये चीज़ हो गया। अब हम पहले ये देखते हैं कि t1 0.5 रख के t को 4t1, 8t1 और 16t1 पे के हिसाब से ए के प्लॉट करते हैं, तो क्या होता है, क्या, ठीक है, क्या प्लॉट्स क्या आते हैं। तो ये 3 प्लॉट्स हैं, ठीक है। ये t इक्वल टू 4t1 के विद रिस्पेक्ट टू ए के, यहाँ पर मैंने क्या किया, -20 से लेकर +20, ठीक है ना, 20 ये रखे, 20 ये रखे, और एक 0, तो ये 41 मैंने एक केस प्लॉट कर दी। ऑब्वियसली आपकी सीरीज में ये आगे भी जाएंगे, ठीक है ना। आप क्योंकि के जब तक मतलब या तो के आपको पता चल जाए कि इसके बाद एक केस 0 हो जाते हैं, तब तो आप ना करें, लेकिन फिलहाल हमें एक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हम देख रहे हैं। तो ये एक्सिस एक्स एक्सिस के का है, ए के हमने एम्पलीट्यूड प्लॉट कर दी। आपको बुक में तकरीबन तकरीबन ऐसी ग्राफ मिलेंगे, ऑलमोस्ट नज़र में ऐसी मिलेंगे। उसमें जो एग्जैक्ट है वो इससे अगला ग्राफ है, वो हम बात करते हैं अभी, ठीक है ना। तो के और ए के हमने प्लॉट कर दी, ये 8t1 के लिए हमने केस और ए केस प्लॉट कर दिया, और ये 16t1 के लिए के और ए के कोफिशिएंट। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि ए के चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे आप टी चेंज करें, और ये याद रखें t1 इसमें हमने सब में फिक्स रखा हुआ है। एक t1 यानी कि t1 का मतलब क्या है वो हम बोर्ड पर आते हैं दोबारा तो बात करते हैं कि t1 का मतलब क्या है और t का मतलब क्या है। t तो खैर टाइम पीरियड है, t1 का क्या मतलब है वो फिक्स रखने का मतलब है। एक चीज़ यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये एक केस क्या थे, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि कौन सा हार्मोनिक कितनी उसकी वेट में मिलाना है।
तो हमें मिलेगा आपका ओरिजिनल सिग्नल। इसका मतलब है ये एक चीज़ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं किस फ्रीक्वेंसी का कितना रोल है इस सिग्नल के अंदर। तो बेसिकली एक किस्म का फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, ठीक है ना। ये आपको बता रहा है कि जी डीसी वैल्यू, ये फिर ये बता रहा है कि ई जे ओमेगा नॉट टी इतनी मिकदार में, देखें 0.3183 आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक है ना, जिस तरह मैंने पहले निकाल के दिखाई थी आपको। ये भी 0.3, ये यानी कि ई माइनस जे ओमेगा नॉट टी। अब मसला ये है कि ई जे ओमेगा नॉट और माइनस जे ओमेगा नॉट दोनों फर्स्ट हार्मोनिक कंसिडर होती हैं, क्योंकि मिला के ये कॉज या साइन का सिग्नल बनाती हैं। नीचे 2 जे हो तो कॉज साइन बन जाता है, अगर 2 हो और प्लस हो रहे हैं तो कॉज बन जाता है। इसका मतलब है कि ये एक किस्म का बता रहा है कि ये जे ओमेगा नॉट टी की ये वेटेज है, शामिल है, 2 की जे ओमेगा नॉट से कम है, थर्ड हार्मोनिक की सेकंड हार्मोनिक से भी कम है, और उसकी डायरेक्शन भी बता रहा है, ठीक है ना। यानी कि अगर लेट से हम कह लेते हैं कि ये फर्स्ट हार्मोनिक जो है, फर्स्ट फंडामेंटल जो है हमारे पास अगर कॉज की फॉर्म में आ रही है तो ये इन्वर्टेड कॉज की फॉर्म में आ रही है माइनस, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉज और कॉज। तो मतलब ये आप समझ आ रही होगी आपको इस तरीके से बात। और ये 4 पे बिल्कुल ही छोटा सा एम्पलीट्यूड वैसे तो निकाला, लेकिन ये मैटलैब ने निकाला है बिल्कुल छोटा, लेकिन ये एक्चुअली 0 आएगा, ठीक है ना। तो A4 जो है वो 0 है, इधर जो जाकर सॉरी A2 भी 0 है और A4 भी 0 है। इधर देखें जब आपने टी बढ़ाया है A1 किया तो A4 0 आया, और इधर देखें A8 0 आया। तो ये देखें, ये भी आपको पता चल रहा है कि जीरोस कौन से कोफिशिएंट हो रहे हैं। टी जैसे जैसे आपने AT1 रखा है, 4T1 रखा है, तो क्या हो रहा है। तो बेसिकली ये ग्राफ एक किस्म की आपको फ्रिक्वेंसी की इंफॉर्मेशन ही दे रहा है कि कौन सी हार्मोनिक अपने कितने वेट के साथ आई हुई है, ठीक है ना। हार्मोनिक्स तो सारी अपनी जगह पर हैं। देखें आप ये इमेजिन करेंगे कॉज वेव हार्मोनिक है, लेट से कॉज वेव भी कहते हैं, कॉज वेव है, लेकिन उसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2, तो फिर उसका एम्पलीट्यूड्स कहाँ जाएंगे, 2 और -2 पर। अगर उसके साथ 0.5 मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 और -0.5 पर। जब आप ये पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब आप वेटेजेस दे रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, पहले मैं T1 को बोर्ड पे चल के क्लियर करता हूँ, और फिर हम आगे चलते हैं कि मजीद हमने क्या देखना है और क्या चीज़ है। तो T1 जो हम चेंज नहीं कर रहे वो ये चीज़ है, यानी कि ये पल्स की विड्थ है टोटल। पल्स विड्थ इसलिए कह रहे हैं, आप ये अपने माइक्रो कंट्रोलर या इस तरह की पल्स सिमुलेशन की जहाँ पे टॉपिक आएंगे ना पावर के अंदर या माइक्रो कंट्रोलर में, तब आपके जहन में ज़्यादा रहेगा कि पल्स विड्थ क्यों कहते हैं। लेकिन पल्स हाइट कह लेंगे, जहाँ पर 1 है बाकी 0 है ना, तो ये हाइट T1 जो है ये हाइट बता रहा है आपको, ठीक है ना। ये दोनों हाइट्स जो है ना, मतलब ये इसके दौरान हाइट रह रही है 1, यानी कि इसके दौरान 1 है सिग्नल, तो ये फिक्स्ड है। अच्छा, टी चेंज करने से क्या हो रहा है, टी चेंज करने से इसका मतलब है टाइम पीरियड बड़ा हो रहा है। इसका मतलब है कि जो 0 वाला एरिया ये एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है ना। टी अगर 4T1 है, लेट से हम कहते हैं T1 हमने 0.5 लिया है, टी इक्वल टू 4T1 का मतलब इस केस में क्या है कि 2, इस केस में 4 और इस केस में 8। तो T/2 का क्या मतलब, ये तो T है ना, T/2 का क्या मतलब है कि 1 2 और 4। तो -1 +1 -1 +2 -2 और +4 -4, और ये रह रहे हैं 0.5 और -0.5 ही। तो इसका क्या मतलब है कि 1 का एरिया सेम रह रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम पीरियड बढ़ा रहे हैं तो 0 का एरिया ज़्यादा हो रहा है, 1 का एरिया सेम रह रहा है। और रेशियो 0 और 1 के एरिया का लेना कि जहाँ जिस एरिया में 0 रहता है सिग्नल और जिस एरिया में 1 रहता है, तो वो रेशियो भी कम होता जा रहा है 1:0 का, ठीक है ना। 12। तो इसका मतलब उससे आपने हार्मोनिक्स पे देखा कि हार्मोनिक्स की जो वेट्स हैं उन पे क्या फ़र्क आता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट काम हम जो करने लगे हैं, जो नेक्स्ट ग्राफ है जो बुक ने भी प्लॉट किया हुआ है, वो ए के नहीं बल्कि टी ए के प्लॉट किया हुआ, ठीक है। टी को मल्टीप्लाई कर दें आप ए के से, तो ठीक ये नेक्स्ट ग्राफ आएगा। ये मैं इसको मिटा के दोबारा आपको बताता हूँ टी ए के हमने प्लॉट किया, ठीक है, ताकि आपके जहन में रहे कि एक्चुअल मैथमेटिक्स में क्या चेंज आ रहा है और फिजिकल क्या चेंज आ रहा है। तो पहले हम प्लॉट कर रहे थे ए के विद रिस्पेक्ट टू के, और अब हम प्लॉट करना शुरू हो गए टी ए के विद रिस्पेक्ट टू के। तो पहले तो ये भी याद रखें कि हम 3 वेव्स कर रहे हैं, टी इक्वल टू 4T1 8T1 16T1, वेयर T1 इज फिक्स्ड, ठीक है। हमने अपनी सिमुलेशन के लिए 0.5 लिया हुआ है, लेकिन ये फिक्स्ड है, ठीक है ना। के ए ये 3 हम ए के विद रिस्पेक्ट टू के, और अब हम नेक्स्ट प्लॉट बनाने लगे टी ए के का। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, ये हम देखते हैं। और हो सकता है कि हम पहले थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ भी देखें उसमें कि टी कैपिटल टी से क्या और क्या फ़र्क पड़ रहा था, वो भी हम देखते हैं। लेकिन मैथमेटिकल पहले देखते हैं, मैथमेटिकल क्या फ़र्क पड़ेगा जब आप टी ए के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा ए के एस को भी टी से मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअली आपने, और ये टी ए नॉट तो ये साइड भी टी से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। ये मुझे नीचे लिखने दें, ए नॉट आपके पास आ रहा है 2T/T1। जब आप टी ए नॉट, क्योंकि सारे कोफिशिएंट टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, T1/T आ रहा है, तो ये भी आपने टी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये देखें
अब आपके पास जो इक्वेशन आप प्लॉट कर रहे हैं ना, वो इक्वेशन एक्चुअली ये रहेगी है। आप कह सकते हैं कि ये कोई फंक्शन है, दिस इज एन एफ, ठीक है। किस चीज़ का फंक्शन है वो फिलहाल हम छोड़ देते हैं, के का फंक्शन है, एफ ऑफ के चेंज करते हैं, ठीक है ना। टी ए के आप प्लॉट करें तो ये दिस इज टी ए के, अगर ए के 2 साइन के मैगनो टी 1/t था तो टी ए के जो है वो ये है। तो अब हम के रिस्पेक्ट से टी ए के प्लॉट करते हैं, देखते हैं चेंज क्या आता है। उस चेंज के लिए आप पिछला ग्राफ भी पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो देखें ज़रा कि आपके पास एम्पलीट्यूड्स को नोट कर लें एक दफ़ा। जब आपके पास t इक्वल टू 4t1 है तो ये जो फंडामेंटल है ये 0.4 से ऊपर 0.5 है, ठीक है ना। ये 0.25 है और ये आपके पास 0.125 है, ठीक है। इसके नीचे ही हैं जितने भी हैं, दोनों तरफ से नीचे ही हैं। तो पहले देखें जब आप इसको टी ए के प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू के तो क्या होता है। तो देखें टी ए के में एम्पलीट्यूड देखें 1, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड इसका भी 1 और इसका भी 1। तो बेसिकली ये समझ लें कि एक स्केलिंग की है हमने। और अगर आप पैटर्न देखेंगे तो दोनों के पैटर्न में कोई फर्क नहीं होगा, बेशक आप वीडियो पॉज करके आगे ले आइएगा, ठीक है ना। तो पैटर्न में कोई फर्क नहीं आया, शेप में कोई फर्क नहीं आया सिवाय एम्पलीट्यूड्स के, ठीक है। सिर्फ एम्पलीट्यूड में फर्क आया, शेप में फर्क नहीं आया। तो लेकिन अब हम प्लॉट कर रहे हैं के विद रिस्पेक्ट टू टी ए के, और टी क्योंकि अच्छा क्यों ये क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए सबके टी डिफरेंट थे। तो टी डिफरेंट होने की वजह से हार्मोनिक की एम्पलीट्यूड पे भी फर्क पड़ रहा था, उसकी वेट पर फर्क पड़ रहा था। तो जब आपने टी का फैक्टर नॉर्मलाइज कर दिया है तो अब आपको पता चला कि अच्छा जब आप टी का फैक्टर नॉर्मलाइज कर देते हैं, टी ए के प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू के, तो आपके पास जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पैटर्न लेकिन आ जाता है, ठीक है। और वो पैटर्न लेकिन फिर भी चेंज हो रहा है। अब देखें इवन दो कि आपके एम्पलीट्यूड्स जो डीसी के हैं वो सेम हो गए डीसी वैल्यू के, ठीक है ना, और बाकी उसी मुताबिकत से बढ़ गए हैं, लेकिन आपके जीरोज उसी जगह पर हैं। इसका मतलब है पैटर्न फिर भी चेंज नहीं हुआ फॉर डिफरेंट टीज, ठीक है। इस जो पहली टी वेव है इसका 2 के ऊपर और -2 के ऊपर पहला जीरो आ रहा है, जबकि इसका 4 और -4 पे पहला जीरो कोफिशिएंट आ रहा है, ठीक है। तो हार्मोनिक्स के जो वेट्स हैं वो चलो बेशक आपने काफ़ी हद तक इक्वल करने की कोशिश की है, लेकिन जो जीरोस थे वो जीरो ही रह रहे हैं और प्रॉपर फॉर्म में इक्वल अभी भी नहीं हुआ वेट्स, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम इसके साथ क्या करते हैं। अच्छा नेक्स्ट के लिए वापस आ जाए बोर्ड पर, और नेक्स्ट अब हम ये करने लगे हैं। अब ये मैं मिटा रहा हूँ कि आपको पता चल गया कौन से 3 प्लॉट हैं। अब वही 3 प्लॉट बार बार बनाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ ये चेंज होता जाएगा कि बनाएंगे किसके, के रिस्पेक्ट से बनाएंगे। अभी तो हमने टी ए के बना दिया ना, ठीक है। मेरे ख्याल में मैं अगर एक ग्राफ रहने दूँ, ठीक है ना, ऑब्वियसली आपको पता चल गया 3 ग्राफ हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट से हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। वो ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, के रिस्पेक्ट से ए के बनाया। नेक्स्ट हमने क्या किया, के रिस्पेक्ट से टी ए के का ग्राफ किया। अब हम अपना ये वाला एक्सेस भी चेंज करने लगे हैं, और इस एक्सेस को चेंज करने से देखें क्या फ़र्क पड़ता है। जो पैटर्न्स थे वो कहीं कन्वर्ज होना शुरू होते हैं या क्या उसमें इशू आता है, ठीक है। अच्छा तो अगर लेट से हम ये करें कि अब के की बजाय हम इस एक्सेस को ओमेगा कर दें, और ओमेगा से मुराद है कि के ओमेगा नॉट कर दें, यानी कि हम अपना जो फंक्शन है अभी ये एफ ऑफ के था ना, इसको हम एफ ऑफ के ओमेगा नॉट कर दें, ठीक है। उसको हम कह रहे हैं ओमेगा। ये आपको बाद में समझ आएगी इसको ओमेगा क्यों कहा गया। हालांकि ओमेगा नॉट भी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी और के जो है ना वो हार्मोनिक्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो के जो ये जो ओमेगा ये बेसिकली डिफरेंट हार्मोनिक्स ही हो गई ना, ठीक है। देखें ओमेगा नॉट आपकी थी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी और के क्या हो रहा है, ये है आपके पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, ओमेगा नॉट। और के कभी 1 होता है तो ये कौन सी आ गई फंडामेंटल, 2 होता है तो 2 ओमेगा नॉट क्या होती है, सेकंड हार्मोनिक। 3 होता है तो थर्ड, 4 होता है फोर्थ हार्मोनिक, -1 -2 भी ये सेकंड हार्मोनिक है। इसका मतलब हमने इसको कह दिया कि ये ओमेगा होगा। और अब हमने फंक्शन भी कहा कि ये फंक्शन ओमेगा का तस्वर करें, यानी कि के ओमेगा नॉट को हमने ओमेगा कह दिया तो ये भी ओमेगा हो गया, ठीक है। इधर जो चेंजेस आएंगी वो भी कोई ना कोई चेंजेस आएंगी, लेकिन ये एक कोफिशिएंट है, फिलहाल हम इधर चेंजेस की फिक्र नहीं करते हैं। और ये बेसिकली ये जो चीज़ है टी ए के रहेगी तो ये टी ए के ही ना, इसको हम तस्वर कर लेते हैं कि अब ये फंक्शन है ओमेगा का। यानी कि हम करने क्या लगे हैं कि हमने ये जो टी ए के था इसको बनाया फंक्शन ऑफ ओमेगा। बनाया कैसे कि इस तरह कि अब हम ओमेगा, पहले हम के को चेंज कर रहे थे और उसके रिस्पेक्ट से प्लॉट करते, अब हम ओमेगा की वैल्यूज़ को छेड़ेंगे और उसके रिस्पेक्ट से प्लॉट करेंगे। हम छेड़ेंगे के की वैल्यूज़ को ही, क्योंकि ओमेगा नॉट तो कॉन्स्टेंट इस सिग्नल के लिए फिलहाल, ठीक है ना। लेकिन हम के की वैल्यूज़ को छेड़ रहे हैं,
ठीक है ना। जब के की वैल्यूज चेंज रहे हैं तो बेसिकली ओमेगा जो हमने के ओमेगा नॉट कहा है तो ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। फंडामेंटल हार्मोनिक्स का हमें रिलेशन पता चलता जा रहा है। लेकिन एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो टी इक्वल टू 4t1 था उसके लिए ये के ओमेगा नॉट और चीज़ है, टी इक्वल टू 8t1 के लिए के ओमेगा नॉट चेंज हो गया। अब ओमेगा नॉट 2 पाई 8t1 है। जो पहला ये सिग्नल है इसके लिए 2 पाई 4t1 है, और जो आखिरी है 16t1 उसके लिए ओमेगा नॉट जो है वो 2 पाई 16t1 है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि जो ऊपर वाली वेव है उसकी टी जो है वो टाइम पीरियड सबसे कम है, फिर इसका सबसे ज़्यादा, फिर थर्ड का सबसे और भी ज़्यादा, और फ्रिक्वेंसी अगर बात करते जाए तो फ्रिक्वेंसी मज़ीद कम होती जा रही है। ठीक है, ये जो ओमेगा हम बात कर रहे हैं ना तो ये कम होती जा रही है, ओमेगा या के ओमेगा नॉट जिसको हम कह रहे हैं वो कम होती जा रही है। और सिग्नल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, टी बढ़ाने से, टी बढ़ाने से ये सिग्नल एक्सपेंड करता जा रहा है, t/2 और ये -t/2 चेंज होते जा रहे हैं, यानी कि जीरो का टाइम चेंज होता जा रहा है, वन अपनी जगह पर ही है, t1 और -t1 अपनी जगह पर ही है। अब हम पहले प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये कोई पैटर्न निकलता है जब हम इस चीज़ को फंक्शन ऑफ ओमेगा तस्वर करके, विच इज़ के ओमेगा नॉट एक्चुअली, वो तस्वर करके ओमेगा की वैल्यू चेंज करते हुए इधर वैल्यूज पुट करते हुए वो डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं। यानी कि लेट्स से मैं के को 1 पुट करता हूँ तो मैं ओमेगा को के ओमेगा नॉट पुट कर रहा हूँ, तो एफ ऑफ ओमेगा नॉट पे मैं देखता हूँ कि इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। ओमेगा नॉट ऑब्वियसली 2 पाई/4t1 होगा ना, कुछ भी होगा या इसके हिसाब से डिफरेंट होगा, तो मैं पुट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, वो वैल्यू मैं स्टोर कर लेता हूँ। फिर मैं करता हूँ के को 2 पुट, बेसिकली इसका मतलब मैं ओमेगा को 2 ओमेगा नॉट, फिर 2 ओमेगा नॉट, तो ये मैं नेक्स्ट आंसर स्टोर करता हूँ, और अब वो मैं इस ओमेगा नॉट के हिसाब से प्लॉट कर देता हूँ इस फंक्शन को, ठीक है ना। तो मैं अब इस फंक्शन को ओमेगा के हिसाब से, और ये देख लें फंक्शन आया कहाँ से है, एक तो ये टी ए के है और उसके अंदर भी के ओमेगा नॉट को मैंने ओमेगा कह दिया, तो अब ये एक नया फंक्शन बनाया और उसको मैं प्लॉट करने लगा हूँ। आप देखें कि इन तीनों का ये फंक्शन कैसा बनता है, ठीक है। उसके लिए फिर मैटलैब पे हम जाते हैं। तो अब देखें हमने क्या किया कि एक्सेस के ओमेगा नॉट कर दिया, ठीक है, और t4t1 8t1 16t1 और ये टी ए के प्लॉट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब मैंने थोड़ा सा ये एक काम और भी किया है कि ये ऑब्वियसली जब आप केस -20 to 20 रख रहे थे तो के ओमेगा नॉट की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो मैंने जो सबसे बड़े की बनती थी मैंने वही रख दी, 80 - 80 इसकी आती थी, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है पहले की, ये 80 - 80 तक चला जाता था, तो मैंने उसी एक्सेस के हिसाब से रख दिया। तो अब आप देखें तो ये -60 और +60 तक जा रही है, ठीक है ना, और ये जा रही है तकरीबन -30 और +30 तक, और ये देखते जाएं कि ये देखें ओमेगा की बात हो रही है ना, तो इसकी ओमेगा सबसे कम थी, इसकी ओमेगा, क्योंकि टी इसका सबसे कम है तो इसकी, सॉरी, इसकी ओमेगा सबसे बड़ी थी, इसका टी सबसे कम है, इसकी ओमेगा फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ी थी, इसका टी सबसे सेकंड नंबर पर है, इसकी ओमेगा उससे कम है, ठीक है। तो ओमेगा के आप देख रहे हैं कि ओमेगा के पॉइंट्स भी लिमिट हो गए हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि इसके ओमेगा के पॉइंट सिर्फ 60 तक आते हैं, इसके ओमेगा के पॉइंट्स 80 तक 30 तक आते हैं, और इसके मजीद कम आते हैं, 15 तक आते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने प्लॉटिंग के वक्त ये काम किया, आप ओमेगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक भी प्लॉट कर सकते हैं अगर करना चाहें। लेकिन मेन चीज़ ये है कि एक ही सिग्नल था ना, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्रेस होती जा रही है, ऐसा नज़र आ रहा है कि कंप्रेस होती जा रही है इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसी सिग्नल को कंप्रेस करते जाएं, इसके जीरोज़ को एलिमिनेट करते जाएं और जीरो की जगह ये लाते जाएं सिग्नल, तो ऐसे ही सिग्नल बनेगा, ठीक है। आप मजीद कंप्रेस करते जाएं, बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम टी बढ़ा रहे हैं ओमेगा कंप्रेस होता जा रहा है, और ओमेगा कंप्रेस होने की वजह से जो फोरियर सीरीज की इन्फॉर्मेशन थी ये कंप्रेस होती जा रही है और एक साथ आती जा रही है। और अगर आप गौर करें ना तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़, एक एक सिग्नल का पैटर्न बनना शुरू हो गया। फिलहाल हम इस सिग्नल के पैटर्न को नहीं देखते, बल्कि ज़्यादा जो इसको बड़े एक्सेस पे बनाते हैं, मतलब मजीद मैं ओमेगा की वैल्यूज़ लाता हूँ और देखता हूँ कि इन्फॉर्मेशन कैसे चेंज हो रही है। तो अब देखें कि मैंने के को इंक्रीज़ कर दिया मज़ीद, तो ओमेगा मैंने इंक्रीज़ कर दिया। ओमेगा पहले तो कुछ चंद वैल्यूज़ आ रही थी, अब मैंने के इंक्रीज़ किया, के की वैल्यू ज़्यादा कर दी है। पहले मैं -20 से 20 ले रहा था, तो ओमेगा की कुछ वैल्यूज़ आ रही थी, ठीक है। अब मैंने ले लिया के को मैंने मेरे ख्याल है -40 to 40 ले लिया, तो ट्रंकेट मैंने 80 तक ही कर दिया, मैंने इन्फॉर्मेशन 80 तक शो कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है वो चली गई तकरीबन 62.5 पर, ठीक है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन वहां तक चली गई है। इसका मतलब है कि इनकी इन्फॉर्मेशन इस एरिया से बाहर भी जा रही होगी। लेकिन देखिए पैटर्न तकरीबन सेम ही है जो कि पिछले में था, पैटर्न सेम ही है, ये क्लोज है। तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, सॉरी कम कर रहे हैं, और टाइम बढ़ा रहे हैं, टाइम पीरियड बढ़ा रहे हैं, तो ये आपस में क्लोज आते जा रहे हैं, ये एनर्जी कॉम्पैक्ट, ऐसा लग रहा है कॉम्पैक्ट होती जा रही है। अच्छा, इन तीनों में एक चीज बिल्कुल एक जैसी है,
वो है इन्वेलप। इन्वेलप क्या होता है, सिग्नल का इन्वेलप क्या होता है? वैसे तो इन्वेलप का मतलब आपको पता है, लिफाफा, ठीक है, लेकिन सिग्नल का इन्वेलप क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि इन्वेलप क्या है। फिर हम इसके ऊपर इन्वेलप ड्रॉ करते हैं और आप देखेंगे कि तीनों का इन्वेलप ऑलमोस्ट सेम है। वो सिर्फ इस सॉफ्टवेयर की सिमुलेशन की वजह से आपको थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा, वरना जब आप बनाएंगे खुद तो आप कहेंगे हाँ इन्वेलप बनना यही चाहिए। तो लेट मी फर्स्ट गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेलप एंड देन वी सी कम बैक टू दिस। तो ये आपके पास एक सिग्नल है और लग ऐसा रहा है कि ये एक साइन वेव डिस्क्रीट फॉर्म में है, ठीक है ना, कह सकते हैं आप कहना चाहें तो। लेकिन लेट्स से ये एक सिग्नल है और इसका एनवेलप बनाना है, तो एनवेलप हमेशा होता है कॉन्टिन्यूस टाइम का, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस टाइम में शो किया जाता है। होता हो सकता है डिस्क्रीट वर्जन का ही होता है, बेसिकली सैम्पलिंग का, एक्चुअली सैम्पलिंग और उससे रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा बताना है तो इसलिए क्योंकि शो करना है आपको एनवेलप होता है कि एनवेलप आएगा अभी, उसकी इन्फॉर्मेशन है कुछ, तो मैं इससे रिलेटेड आपको उतनी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखें ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, आप इनको कॉन्टिन्यूस टाइम में बनाने की कोशिश करें, इसके ऊपर एक ट्रेस लगाने की कोशिश करें इनकी हाइट्स पर, तो आपको लगेगा कि ये और अगर मैं इन दोनों के दरमियान स्ट्रेट लाइन लगाऊं तो ये, हालांकि स्ट्रेट लाइन आप ना लगाएं, आप ऐसी कोशिश करें जो कि इनको एनकैम्पस करता हो, एनवेलप करता हो। इनको एनवेलप कहते हैं ना, बंद कर देना किसी चीज़ को, ठीक है ना, एक मतलब पूरी तरीके से उसको लपेट देना, ठीक है ना, तो ये एनवेलप बन गया आपके पास। तो इसका मतलब है कि जो ये वेव है इसका एनवेलप ये आएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास लेट से ठीक है, और फिर वैसे तो इसका एनवेलप बनेगा नहीं क्योंकि एनवेलप कॉन्टिन्यूस में होता है, आपको एनवेलप इसका लगेगा कि ये सॉटूथ वेव या ट्रायंगुलर वेव टाइप है, ठीक है ना। लेकिन एनवेलप नॉर्मली ऐसी चीज़ों को ही होता है जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंसिंग स्पेसिंग ना हो, इस तरह की सडन चेंज ना हो, ठीक है। बहरहाल वो तो एक एनवेलप का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको सिर्फ समझाना है कि एनवेलप क्या चीज़ है। बेसिकली एक ट्रेस है जो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं कि मैट लैब पे जो ट्रेस है, मैट लैब पे जो ट्रेस है इन तीन सिग्नल का वो क्या है, ठीक है, इन तीनों सिग्नल का ट्रेस क्या है। तो अगर आप जरा ट्रेस देखें ना इन तीनों सिग्नल का तो ऑलमोस्ट इक्वलेंट है, सिर्फ ऊपर वाला सिग्नल थोड़ा तंग कर रहा है, वो मैंने बताया ना कि सिमुलेशन का इशू है क्योंकि मैंने डायरेक्ट लाइन कनेक्ट की है इनके बीच में, ठीक है ना। लेकिन आप देखें जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी कम बढ़ाते जाते हैं, कम करते जाते हैं और टाइम पीरियड ज़्यादा करते जाते हैं, ये एनवेलप एक प्रॉपर एक वेव फॉर्म की फॉर्म में आता जाता है, ठीक है ना। ये जिस तरह इसके सैंपल्स साथ होते जाते हैं, ठीक है ना, जो फोरियर के हैं, ठीक है, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है, जैसे जैसे सैंपल साथ होते जाते हैं तो ये आपके पास वैसे वैसे कॉन्टिन्यूस एक वेव फॉर्म बनाना शुरू कर देता है। अब अगर इमेजिन करें कि हम टी इतना बढ़ा दें कि टी इन्फिनिटी कर दें हम, ठीक है, टी इन्फिनिटी कर दें अगर हम, तो ओमेगा जीरो की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ओमेगा नॉट सॉरी जीरो की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जब आप ये टी कम है तो इतना डिस्टेंस है, टी आपने बढ़ाया डिस्टेंस कम हो गया, टी मजीद बढ़ाया डिस्टेंस कम हो गया, टी अगर आप इन्फिनिट कर देंगे तो ये डिस्टेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, तो बेसिकली तो एक कॉन्टिन्यूस टाइप चीज़ ही बन जाएगी ना। तो इसका मतलब ये जो एनवेलप है बेसिकली हमें ये बता रहा है कि अगर हम इसको ऑलमोस्ट ख़त्म कर दें तो हमारे पास वेव फॉर्म क्या आएगी, और वो वेव फॉर्म फिर इसका मतलब है कि सिंपली ये चीज़ ही आएगी, ठीक है। इस इन्वेलप्स को मैं अलहदा बनाता हूँ बगैर ये रेड के। तो अगर मैं ये आ, इसमें सिर्फ एनवेलप रख लूँ और ये निकाल ही दूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये रेड बिल्कुल करीब करीब हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, मैं सिर्फ एनवेलप रखना चाहता हूँ, तो ये सिचुएशन आपके पास आएगी, ठीक है। अब आप मैंने ये ब्लैक लाइन रखी ज़ीरो के लिए दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो आप तकरीबन तकरीबन देखें, ये ऊपर वाली शेप को अगर छोड़ देना, ये देखें और ये देखें तो कोई बिल्कुल ख़ास फ़र्क नहीं है, और ये तो अभी 16T1 है। इसका मतलब आप जितनी मर्जी टी बढ़ाते जाएं तकरीबन तकरीबन आपके पास इसी वेव फॉर्म आनी है, हालांकि 16T1 पे इतनी कॉन्टीन्यूस टाइप बन गई है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपने क्या किया कि आपने फोरियर सीरीज ली एक स्क्वायर वेव की, उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट प्लॉट की, और आप फोरियर सीरीज कोफिशिएंट प्लॉट करते गए जब तक आप टी स्ट्रेच करते जा रहे हैं और फोरियर सीरीज कोफिशिएंट प्लॉट करते जा रहे हैं। और आपने बस एक काम और किया कि आपने के की बजाय के ओमेगा नॉट की बनाई, ठीक है ना, फोरियर सीरीज के ओमेगा नॉट के रिस्पेक्ट जो है ना वो प्लॉट कर दिया। एक तो टी ए के की बनाई, ऊपर उसके जो एम्पलीट्यूड्स दिए, लेकिन जो उसका एक्स एक्सिस रखा वो के ओमेगा नॉट के रिस्पेक्ट से रखा। अब बेसिकली हम ये देखते हैं पहले कि सिग्नल में क्या चेंज आता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये जो एनवेलप बना है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है।
तो अब मैं करता ये हूँ कि टी को इन्फिनिटी की तरफ लेकर जाता हूँ। आपके ख्याल में क्या होगा? T1 हम कांस्टेंट रख रहे हैं, ज़हन में रखें, हमने पूरी सिमुलेशन में T1 को नहीं छेड़ा, सिर्फ कैपिटल टी को छेड़ा है। तो T1 माइनस T1, ये वेव फॉर्म इधर ही रह रही है, ये 0 है, इसकी 1 है, ठीक है। T1.5 T माइनस 0.5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये T1 इस वेव का यही रह रहा है। T/2 आप क्या करते जा रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है पहले T/2 यहाँ पर होगा, फिर आगे करते 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 इस बोर्ड से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर टी आप इन्फिनिटी ले जाएं तो इन्फिनिटी/2 माइनस इन्फिनिटी/2 मजीद आगे। तो अगर आप और करें तो ये ए पीरियोडिक सिग्नल ही नहीं बन गया। ए पीरियोडिक सिग्नल में भी तो एक छोटी सी जगह पर इन्फॉर्मेशन होती है, वो रिपीट हो ही नहीं रही होती। तो अगर आप टी इन्फिनिटी कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि सिग्नल रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो जो सिग्नल है कि अगर आप किसी पीरियोडिक सिग्नल का टाइम पीरियड इन्फिनिटी कर लें, या एक दूसरी सेंस में मैं बात कर देता हूँ, लेकिन जो कि वैलिड नहीं है, कि आप सिर्फ एक टाइम पीरियड उठा लें और बाकी सारा काट दें। अब फिजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिकली ऐसे पॉसिबल है कि टी को आप स्ट्रेच करें अप टिल इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये है, अब एनवेलप क्या थी फिर चीज़? अब एनवेलप आप गौर करें, एनवेलप फिर इस चीज़ का नहीं था एक्चुअली। एनवेलप जो बनता जा रहा है और जो सिग्नल बन जाएगा एंड पर जाके, एनवेलप तो शुरू में था जब बीच में स्पेसिंग थी। जब आप टी इन्फिनिटी कर देंगे, ओमेगा बिल्कुल कम हो जाएगा, तो वो जो एनवेलप है वो उसके अंदर स्पेसिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और वो सिग्नल जो एनवेलप बन रहा था वो पूरा सिग्नल एक्चुअली वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो एंड पर हमारे पास वेव आई है इस तरह की, इसका बड़ा एक खास नाम होता है सिंक, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। ये जो वेव फॉर्म आई है, ये इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, और ये एक्चुअली के ओमेगा नॉट और ओमेगा के रिस्पेक्ट से प्लॉट कर रहे थे। ये बेसिकली हम जाकर देखेंगे ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन ही है। ये हमें ये बता रहा है इस सिग्नल में, अच्छा इसका मतलब है कि ये जो सिग्नल था इसमें सारी फ्रीक्वेंसीज नहीं थी, फंडामेंटल उसकी हार्मोनिक्स थी। जो ए पीरियोडिक सिग्नल है इसमें हर फ्रीक्वेंसी का कुछ ना कुछ रोल होगा। क्यों? उसकी वजह ये इसकी अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, ये तो सिग्नल रिपीट ही नहीं हो रहा। फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंट होना। तो जो चीज़ रिपीट ही नहीं हो रही, फ्रीक्वेंट वो चीज़ होती है जो रिपीट हो। फ्रीक्वेंसी होती कितनी कितनी तेज़ी से रिपीट हो रही है। तो जो चीज़ रिपीट ही नहीं हो रही उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। लेकिन हम एक किस्म का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि बेसिकली इसमें हर सिग्नल का कुछ ना कुछ चीज़ है। ठीक है, बस कुछ सर्टन पॉइंट होंगे जिनकी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ये एक्सेस गुजर रहा था ना, तो बेसिकली ये 0 पॉइंट से भी तो गुजर रहा था। इसका मतलब है कि इवन ए पीरियोडिक सिग्नल में भी कुछ चीज़ें, कुछ फ्रीक्वेंसी होंगी ऐसी जिनकी कोई वेटेज नहीं होगी, कोई उसमें उसकी मिलावट शामिल शामिल नहीं होगी। ये बेसिकली फ़िल्टर के हिसाब से डिज़ाइन होता है कि हम फ्रीक्वेंसी के फ़िल्टर डिज़ाइन करते हैं। तो हम देख लेते हैं एक दफ़ा जो भी हमारे पास सिग्नल है, चाहे पीरियोडिक है, ए पीरियोडिक है, उसकी फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। और ये ज़हन में रखें कि पीरियोडिक सिग्नल की भी फोरियर ट्रांसफॉर्म ली जा सकती है, लेकिन आप वहाँ देखेंगे कि उसका एनवेलप नहीं आता। अगर आप गौर करें ना, तो आपने जो सबसे पहली वेव फॉर्म देखी है वो इसकी ऑलमोस्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म ही देखा है आपने। ज़रा जहन पे जोर दौड़ाएं तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे जैसे हम टाइम पीरियड बढ़ाते जा रहे हैं, हम कहते हैं रिपीट ही नहीं होता सिग्नल, तो ये एनवेलप आता है कॉन्टीन्यूस। और जब हमने टाइम पीरियड रखा हुआ था कुछ, तो आपके पास वो वेव फॉर्म आई है ना डिस्क्रीट की, तो वो फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन ही तो थी। हम भी तो यही कह रहे हैं कि हमें ए पीरियोडिक की फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पीरियोडिक की फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन ही तो वो थी चीज़। ठीक है ना? तो ये फ़र्क हम जाके दोबारा जब पीरियोडिक सिग्नल आएगा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। लेकिन ये आपने बात आज देख ली कि जैसे पीरियोडिक सिग्नल को ए पीरियोडिक मैथमेटिकली बनाने का तरीका ये है कि आप टाइम को चेंज करते हैं। उससे फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट या फोरियर की इन्फॉर्मेशन या फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन पे क्या फ़र्क पड़ा वो आपने देखा है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अगर हम देखें, हमने तज्जिया किया फ्रीक्वेंसी का, किस में क्या क्या फ्रीक्वेंसीज थी। तो बेसिकली हमने यही बताया ना कि जब हमने ये कह रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या थी, तो हमने एक स्पेक्ट्रम देख लिया इसका। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन देख ली, जिसको हम पहले कह रहे थे कि इसकी फोरियर सीरीज एग्जिस्ट नहीं करती, जिससे हमारा जहन ये बनता है कि शायद इसमें फ्रीक्वेंसीज होती ही नहीं है, लेकिन इसमें तो लातादाद फ्रीक्वेंसीज की इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना, तो बेसिकली इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म है ही ये चीज़ कि आपको किसी पीरियोडिक या ए पीरियोडिक सिग्नल का इंफॉर्मेशन दे देता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसके एक्सेस ओमेगा या एफ होते हैं। ठीक है ना, तो ये आज के लिए मेरे ख्याल है काफ़ी है इतना। होपफुली आपको समझ आया होगा और कुछ इंट्यूशन हुई होगी कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। अभी तो हमने ये देख लिया कि मैथमेटिक्स का क्या फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर। ठीक है, मैथमेटिक्स से क्या फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर। होपफुली बाद में हम ये देखेंगे कि मैथमेटिकल फार्मूलाज कैसे आएंगे और हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। ये तो हमने देखा ना एक तरीका, ये तो हमें बता रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन कि हाँ इस तरह, लेकिन इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट ये इन्वेलप चाहिए हो तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।